सर्वे और बजट सीरीज के अंदर बैंकिंग फाइनेंस उसका बैंकिंग पोर्शन खत्म कर दिया कि एनपीएस की तकलीफ क्या है, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, चक्रव्यूह चैलेंज, राइट। फिर मॉनेटरी पॉलिसी का कंप्लीट ट्रांसमिशन क्यों नहीं हो रहा है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या है, एंड लास्टली डिफरेंशियल बैक्स 4 प्रकार के देख लिए। तो मतलब बैंकिंग फाइनेंस के अंदर बैंकिंग वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब फाइनेंस वाले पोर्शन में अंदर कोई खास नए डेवलपमेंट अपने को देखने को नहीं मिलते, नाइदर इन बजट नाइदर इन सर्वे। तो थोड़ी बहुत ही बातें हैं कि ये फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करना है, सेबी एफएमसी का मर्जर हो गया, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के अंदर कुछ, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को डीपन करने के लिए क्या क्या कर, आधे लेक्चर का ही काम है वो हम लोग। तो बजट आपको पता ही होगा 2 पार्ट होता है, रेवेन्यू, कैपिटल, वहां पर रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर वगैरह। ठीक, अभी सर्वे क्या बोल रहा है इधर कि ये रेवेन्यू वहां पर रिसिप्ट और ये टैक्सेशन पार्ट। तो टैक्सेशन में टैक्स से जो सरकार पैसा बटोर पाती है दैट इज कॉल्ड फीजल कैपेसिटी। तो इस फीजल कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, क्यों और कैसे वो आज बात करेंगे। सेकंड, टैक्स के मामले में हम पाते हैं कि बहुत सारा टैक्स अवॉइडेंस होता है, टैक्स इवेजन होता है, पनामा पेपर्स, टैक्स लिटिगेशन भी लंबे चलते रहते हैं। तो उनसे लड़ने के लिए क्या नए बजट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं उसकी आज बात करेंगे। देन रेवेन्यू और वहां पर एक्सपेंडिचर पार्ट, और एक्सपेंडिचर में बहुत सारे इंटरेस्ट, पेंशन, सब्सिडीज वगैरह रहता है। एक बड़ा कंपोनेंट होता है सब्सिडीज। अब सर्वे ने ऑब्जर्व किया है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जितना सब्सिडी इट इज गोइंग टू अपर मिडिल क्लास रिच पीपल, जो कि उसे डिजर्व नहीं करते हैं। तो ये लीकेज को कैसे बंद किया जाए। नेक्स्ट, सब्सिडी में हम पाते हैं कि आजकल बज़वर्ड है जेम डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो। लेकिन सर्वे ये ऑब्जर्व करता है कि हर एक केस के अंदर जेम डीबीटी लाभप्रद नहीं रहेगा। हाँ, फर्टिलाइजर में यूज कर सकते हो, एलपीजी में यूज कर सकते हो, लेकिन अगर फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो उसमें वो नहीं अपने को लाभ करेगा। ऐसा क्यों और कैसे उसकी भी बात करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बजट, उसका रेवेन्यू पार्ट, वहां पर रिसिप्ट, रिसिप्ट के अंदर टैक्सेशन। टैक्सेशन में सर्वे के जो चैप्टर्स हम अभी कवर कर लेंगे, फीजल कैपेसिटी और पब्लिक फाइनेंस। फीजल कैपेसिटी का मतलब क्या है, एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्री। एक इकोनॉमी, एक देश के अंदर जितने हाउस होल्ड और इंडस्ट्री है वहां से रेवेन्यू का माल बटोरने की सरकार की क्षमता, दैट इज फीजल कैपेसिटी। ठीक, सर्वे बोलता है कि डेमोक्रेसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अभी कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें 2 पार्टी होगी, एक होता है स्टेट, दूसरा होता है सिटीजन। राज्य की जिम्मेदारी क्या है, एसेंशियल पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करो, फिर वो एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, जुडिशरी वगैरह वगैरह। सेकंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। कैसे, आप अमीर आदमी से ज्यादा पैसा टैक्स में बटोरो और वो पैसा आप गरीब कल्याण योजना में लगाओ। तो गरीब कल्याण योजना में आप कैसे लगा सकते हो, थ्रू सब्सिडीज, पब्लिक स्पेंडिंग, नया कुछ डैम बना दिया, वहां खड्डा खोदने के लिए बुला लिया, लाइक दैट। तो मतलब एक तो एसेंशियल पब्लिक सर्विसेज और दूसरा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, कैसे, थ्रू टैक्सेशन एंड पब्लिक स्पेंडिंग। एक बात, तो राज्य की ये जिम्मेदारी है। उसके सामने नागरिक की क्या जिम्मेदारी है, फर्स्ट इज की इलेक्शन में जाके वोटिंग करे, दूसरा वो नियमित रूप से अपने टैक्स भरे, और जहां टैक्स नहीं यूजर फी है, जैसे रेलवे के अंदर या फिर अपने को गैस पानी वगैरह में, तो उसका नियमित रूप से वो भुगतान करे। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है वो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज का पालन करे। और कंस्क्रिप्शन, कंस्क्रिप्शन मतलब कंपलसरी मिलिट्री सर्विस। भारत के अंदर ये नहीं, बट इजराइल और कुछ ऐसे देशों में है कि आपने अपने युवानी के कुछ वर्ष जाके मिलिट्री में काम करना होगा। क्या, तो मतलब डेमोक्रेसी कॉन्ट्रैक्ट है जहां राज्य और नागरिक की कुछ कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मजबूत करने के लिए, जोड़ने के लिए इकोनॉमिक ग्लू का काम करता है टैक्सेशन। देखते हैं, हमने पाया कि डेमोक्रेसी कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच। अब सरकार, उसके 2 काम थे, एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करो और वेल्थ का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो। लेकिन ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सरकार ज्यादा फोकस हो जाती है ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ रादर देन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज, कि सबको हम सस्ते में एलपीजी दे देंगे, सबको सस्ते में इलेक्ट्रिसिटी, गरीबों को हम सस्ते में केरोसिन देंगे, किसानों को सस्ते में फर्टिलाइजर, यूरिया देंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब अच्छी सर्विस प्रोवाइड सबको करनी है, उससे ज्यादा फोकस ये रहता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज करना है। जब भी सरकार का फोकस ऐसा शिफ्ट हो जाएगा तो ये अपर मिडिल क्लास और रिच पीपल वो 2 काम करेंगे, या तो वो फ्री राइडर बन जाएंगे। फ्री राइडर मतलब मान लो साल में आपको हाउस होल्ड को 12 गैस के सिलेंडर और हर एक सिलेंडर पे 260 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में जमा होने हैं। लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी को इसकी जरूरत है, यस, लेकिन अमीर आदमी भी फ्री राइडर बन जाएगा, मतलब वो भी ऑल्दो ही कैन अफोर्ड, वो भी उस सब्सिडी का मजा लेगा। फिर
पुराने वर्षों में आपको पता होगा कि डीजल सरकार उसका दाम कम रखती थी, एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइसेस, ताकि सस्ते में किसानों को डीजल मिले, डीजल पंप चला सके, इरिगेशन एंड सो ऑन। तो वहां पर भी अमीर लोग भी उसका फायदा लेना शुरू करेंगे, डीजल वाले व्हीकल चलाएंगे, राइट। तो एक काम हो जाएगा कि वो फ्री राइडर बन जाएंगे। और दूसरा वो ये करेंगे, दे विल एग्जिट मतलब सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी बार बार चली जाती है तो वो अपना डीजल जनरेटर खुद से लगा देंगे, फिर चाहे एनवायरमेंट का जो कबाड़ा हो जाना हो। सेम वे एसयूवी व्हीकल यूज करेंगे, उनको जब जब मौका मिलेंगे वो जाके टैक्स अवॉइडेंस करेंगे, टैक्स इवेजन करेंगे। एंड सेम वे सरकारी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को पढ़ाएंगे। अब जब जब ऐसा होगा, जब अमीर आदमी एग्जिट कर जाएगा तो सरकार की फिजिकल कैपेसिटी भी कम होना शुरू हो जाएगी जब वो टैक्स अवॉइडेंस या इवेजन करता है, या फिर सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी कम होनी शुरू हो जाएगी। कैसे समझते हैं? तमिलनाडु की एक सरकारी स्कूल है और ये वहां की टीचर है। आप देखिए वो कैसे पर्सनली बच्चों को पढ़ा रही है। ये कुछ कार्ड के अंदर अल्फाबेट और उसके पिक्चर से वो सिखा रही है ABCD। अब सवाल, ये सरकारी स्कूल तो खड्डे में जानी चाहिए, ये ऐसा क्यों अच्छे से पढ़ा रही है? इट इज बिकॉज ऑफ दिस गर्ल। ये कलेक्टर की लड़की है, इरोड कलेक्टर आर आनंद कुमार। उन्होंने अपनी बच्ची को सरकारी स्कूल में दाखिला करवाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अब वहां पर ट्यूबलाइट पंखा ठीक से चलता होगा, टीचर्स नियमित रूप से आते होंगे, पढ़ाई अच्छी करवाते होंगे, सेपरेट टॉयलेट फैसिलिटी फॉर गर्ल, ठंडे पानी की व्यवस्था, मिड डे मील में अच्छा खाना मिलता होगा, राइट। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ कलेक्टर की बेटी जाए तो ही ये सुधरेगा। अगर कोई पॉलिटिशियन, बिल्डर, समाज का कोई भी रसूखदार आदमी अपने बच्चों को अगर सरकारी स्कूल में भेजेगा तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल, टीचर्स वो अपना काम बढ़िया रूप से करेंगे, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन जब मिडिल क्लास एग्जिट कर जाएगा कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं डालेंगे, प्राइवेट में जाएंगे, जब ऐसा आपने एग्जिट कर लिया तो ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी, सर्विस क्वालिटी कम होती जाएगी। और लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बात करी थी हायर एजुकेशन के अंदर कि अपने भारत में क्योंकि वो क्वालिटी खराब है तो जनता विदेशों में जाती है फॉर हायर एजुकेशन और अपने साथ $1 बिलियन भी ले जाती है। मल्टीप्लाई मतलब 60 बिलियन रुपीज। तो बैंक का डिपॉजिट ग्रोथ में वो अपने को कमी देखने को मिलेगी। और फिर RBI अपना रेपो रेट चाहे कितना कम कर ले, बैंक वाले अपना लोन रेट्स उतने जल्दी कम नहीं करेंगे। और वो कैसे पूरी इकोनॉमी को नुकसान करता है। ठीक, अब ये एग्जिट प्रॉब्लम और इसे बारीकी से सर्वे समझाता है। किसी एक देश में वोटर्स में से कितने लोग टैक्स पेयर्स हैं? आप देखिए नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी देशों में जितने लोग वोट देते हैं या फिर की वोटिंग एज पॉपुलेशन जितनी 18 साल से ऊपर वाले, उसके करीब करीब 90 to 100% ऑफ दोज पीपल आर पेइंग इनकम टैक्स ऑल्सो। तो स्वाभाविक है उन देशों की फिजिकल कैपेसिटी बढ़िया होगी और वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी अपने को बढ़िया दिखेगा। उसके सामने अपना मेरा भारत महान कहां पर है? इधर। पहचान कामयाबी की 4% ऑफ इंडियन वोटर्स आर टैक्स पेयर। अब स्वाभाविक है ऐसा भी हम नहीं सोच सकते कि 90% ऑफ इंडियन वोटर शुड बिकम टैक्स पेयर। वो इसलिए भारत के 18 साल से ऊपर की आप आबादी गिनना शुरू करो तो उसमें से कई लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे, तो 2.5 लाख के ब्रैकेट में नहीं, हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो इनकम टैक्स भरें। सेम वे भारत के अंदर बहुत सारी महिलाएं वो काम तो करती है बट दे आर नॉट इन द गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक कि उनको पगार या कुछ कागज ऊपर मिलता हो फॉर्मल रिकॉर्ड पे, तो स्वाभाविक वो भी नहीं करेंगे। तो हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भारत के 80% एडर लोग टैक्स भी भरे। लेकिन भारत के पैरेलल जिनका डेवलपमेंट या डेमोग्राफिक प्रोफाइल चल रहा है, फॉर एग्जांपल थाईलैंड है, वियतनाम है, राइट, ब्राजील, तो वहां पर आप पाएंगे कि उनकी वोटिंग पॉपुलेशन में से करीब करीब 20 to 25% ऑफ दोज पीपल आर पेइंग इनकम टैक्स ऑल्सो। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि भारत में भी आइडियल नंबर होना चाहिए 23%। जितने भी वोटर्स है उसका 23% वो लोग टैक्स भी पे करे, ऐसा अपेक्षित है बट नहीं हो रहा है। एक मेंस में इंटरव्यू में कहीं कोट करने होता है आंकड़े, एक तो 4% ऑफ वोटर्स आर इनकम टैक्स पेयर। भारत में जितने लोग कमाते हैं अर्निंग इंडिविजुअल्स, उनके हार्डली 5.5% आर टैक्स पेयर। 80% ऑफ द इकोनॉमी आउटसाइड डायरेक्ट टैक्स नेट। अभी ये सारे नंबर्स अपना जो भी डेवलपमेंट है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, उसकी अपेक्षा में बहुत कम है। दूसरे भी एक तरीके से देख सकते हैं, टैक्स टू जीडीपी रेशियो अपना क्या है? भारत का करीब 16%, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी अराउंड 21%, OECD में 34%। तो स्वाभाविक है भारत का फिजिकल कैपेसिटी अपेक्षा में कम चल रहा है। घसवानु बंद करो। नेक्स्ट, जब भारत का ऐसा फिजिकल कैपेसिटी कम होगा उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? भारत देश ऐसे बड़ी 26 जनवरी 15 अगस्त ग्रैंड ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है और वहां कोई आतंकवादी हमले भी नहीं होने देता है, बट डे टू डे बेसिस पर महिलाओं की सेफ्टी हम लोग इंश्योर नहीं कर पाते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वन टाइम खर्चा होगा या फिर कि 15 दिन 1 महीने तक ये खर्चा पड़ेगा।
डे टू डे महिला सुरक्षा देखना है तो ढेर सारे पुलिस वाले को, ढेर सारा सीसीटीवी, ढेर सारे पुलिस व्हीकल, उनका खर्चा हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो दिस इज वन कॉन्सिक्वेंस ऑफ फिजिकल कैपेसिटी। नेक्स्ट, अर्थक्वेक, सुनामी कुछ आ गया तो हम वहां पर जाके अच्छा डिजास्टर रिलीफ रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, लेकिन माल न्यूट्रिशन या पेमाइन की समस्या हो तो हम उससे रिकवर नहीं कर पाते। क्यों? लंबे समय तक चलती है और ढेर सारा पैसा चाहिए जो अपने पास नहीं है। भारत डेमोक्रेसी है, अमेरिका भी डेमोक्रेसी है। तो अमेरिका 1870 से लेके आगे बढ़ा तो उसकी फिजिकल कैपेसिटी आप पाएंगे कि कितनी अच्छी रूप से बढ़ रही है। उसके सामने आजादी के भारत का भारत, तो रेड लाइन आप ऑब्जर्व करिए, उतनी अपने को नहीं बढ़ रही है फिजिकल कैपेसिटी। ऐसा क्यों? सर्वे ने पाया कि कोई भी स्टेट, जब नेशन स्टेट इवॉल्व होगा, शुरुआत में वो मुफ्त में एसेंशियल सर्विसेज देगा, शिक्षा है, पुलिस, एवरीथिंग, हेल्थ केयर वगैरह, ताकि स्टेट की लेजिटिमेसी बने, और उसके बाद वो मिडिल क्लास पे टैक्स इंपोज करना शुरू करेगा। आगे चल के ऐसे देशों के ऊपर जब भी कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होगी या कोई बड़ा युद्ध हो जाएगा तो वो अपनी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ा लेंगे। यूएस, यूके दोनों में आप पाएंगे कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे, मिडिल क्लास को नेट में ज्यादा बांधने की कोशिश करेंगे। वैसे ही जब ये डिप्रेशन आ गया अमेरिका में, तो वहां की सरकार ने सोचा कि पब्लिक स्पेंडिंग हमने बढ़ाना होगा, ज्यादा टैक्स में पैसा कहीं से लेके आओ और उससे वो हूवर डैम बनाओ, ताकि वहां पर खड्डा खोदने के लिए गरीब लोगों को हम काम में लगा सके और उस प्रकार से इकोनॉमी आगे बढ़े। लेकिन ये जो बड़े देश हैं वो उस डायरेक्शन के अंदर इवॉल्व हुए, उसके सामने भारत ने वो रास्ता देखा ही नहीं, इसलिए हमारी फिजिकल कैपेसिटी वह उतनी बड़ी नहीं है। आगे बात, हमने देखा कि टैक्स टू जीडीपी रेशियो भारत का है अराउंड 16%। अब वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स में से कितना आ रहा है? अराउंड 10%, और डायरेक्ट टैक्स में अराउंड 5, तो 10 + 5 15-16% अपना टैक्स टू जीडीपी रेशियो है। देखने वाली बात यह है कि भारत के, मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सभी टैक्स आप कंपाइल करो तो पाएंगे कि डायरेक्ट टैक्स में माल इतना मिलता है और इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा मिलता है। जब भी डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स में ज्यादा अपने को माल मिलेगा तो सरकार की अकाउंटेबिलिटी उतनी आपको कम दिखेगी। उसके सामने आप यूएसए, यूके में पाएंगे उनको डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा मिलता है, इनडायरेक्ट टैक्स में कम मिलता है। इम्प्लीकेशन क्या है? बजट में मैं आपको ऐसा बोलूं कि ये सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर एक्साइज ड्यूटी मैंने बढ़ा के 20% कर दी, एक बात, और उसके सामने मैं ये बोलूं कि आप सभी पर 2.5 से 5 लाख के ऊपर भी इनकम टैक्स 10% नहीं 20% लगेगा, तो ज्यादा चीज आपको कौन सी खटकेगी? डायरेक्ट टैक्स वाली, राइट? तो डायरेक्ट टैक्स इट पिंचेस मोर, और जब ज्यादा पिंच करना वो शुरू हो जाएगा तो सिटीजन भी टैक्स तो भरना पड़ेगा, अदरवाइज इट इज क्रिमिनल ऑफेंस। लेकिन वो टैक्स तो भरेगा, लेकिन ही विल बिकम मोर वोकल एंड असर्टिव अबाउट हिज राइट्स, कि ये मैंने तो इतना टैक्स भरा है, तो अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, ये ट्रैफिक पे पुलिस क्यों नहीं खड़ी है, ये रास्ते में इतने खड्डे क्यों है, पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरे को हॉस्टल क्यों नहीं मिल रही, एंड सो ऑन। तो जितना सिटीजन असर्टिव होता जाएगा तो सरकार को भी अपना सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। तो हम पाएंगे कि ये यूएसए, यूके ऐसे देश, वहां पर डायरेक्ट टैक्स में ज्यादा माल आता है, वहां की जनता इसलिए असर्टिव है और वहां पर वो सब अच्छा काम होता है। क्योंकि भारत में वो केस नहीं है, इसलिए हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन एक्सपेंडिचर कंपेयर टू जीडीपी आप निकालो तो बहुत कम है ब्रिक्स देशों के बीच में। ठीक, ये सारे बोल बच्चन से क्या सवाल निकल सकता है? टैक्सेशन इज द इकोनॉमिक ग्लू दैट बाइंड सिटीजन टू द स्टेट्स इन अ नेसेसरी टू वे रिलेशनशिप। हमने पाया कि डेमोक्रेसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सिटीजन नागरिक है, और इस कॉन्ट्रैक्ट या टू वे रिलेशन को ये टैक्सेशन एक इकोनॉमिक ग्लू के रूप में बांधता है, मजबूत करता है। चर्चा करो तो अब आप आराम से चर्चा कर सकते हो, और ये स्टेटमेंट भी मैंने पूरा उठाया इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक, तो अब तक समझ लिया कि फिजिकल कैपेसिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाके कुछ भला हो सकता है। तो फिजिकल कैपेसिटी हम बढ़ाए कैसे? सर्वे ने अपने को 3 रिफॉर्म सुझाए। पहला रिफॉर्म कि इनकम टैक्स सीलिंग को आप मत बढ़ाओ। देखते हैं अभी इनकम टैक्स सीलिंग क्या है कि आपकी टैक्सेबल इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, ओनली देन यू हैव टू पे इनकम टैक्स। तो अब कि आजादी के बाद हम जैसे जैसे बढ़ते गए तो उस जमाने में अराउंड टिल 90s ये हम पाते हैं कि टैक्स सीलिंग था 50,000 रुपीज, फिर बढ़ा के 1 लाख, 1.5 लाख, ऐसे करते करते 2.5 लाख तक पहुंचे हैं। अब हाँ, ये अपेक्षित है 50,000 से 60, और ऐसे बढ़ाना क्यों चाहिए? आदमी की इनकम बढ़ेगी तो सामने महंगाई भी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आपने सीलिंग तो बढ़ाते रहना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए भारत के अंदर पर कैपिटा इनकम कैसे बढ़ रही है, इस प्रकार से, तो टैक्स सीलिंग भी उसके पैरेलल लाइन जानी चाहिए, राइट? लेकिन हम पाते हैं कि ये अराउंड 2000 ये अचानक से जंप मार दिया, उतना बड़ा। इससे क्या हुआ? ये बीच वाला गैप, दिस आर मिसिंग टैक्स पेयर,
कि जो 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनसे भी टैक्स लेना चाहिए, लेकिन सरकार लेती नहीं है। वाई? क्योंकि वो पूरा लोअर मिडिल क्लास और पुअर पीपल वो अपना वोट बैंक में बना रहे। सर्वे ये बोल रहा है कि ये गलत हुआ है। ऐसा आपने को अचानक से इतना बड़ा टैक्स सीलिंग नहीं बढ़ाना था। अगर हम ऐसा नहीं करते, अगर हम अपना इनकम टैक्स सीलिंग केवल 1.5 लाख रुपए रखते, तो भारत के अंदर इतने ज्यादा करोड़ नए टैक्स पेयर होते। उससे अपने को 30,000 करोड़ से ज्यादा एडिशनल रेवेन्यू आ जाता। उससे इतने 0.32% टैक्स टू जीडीपी अपना बढ़ जाता, अपनी फिजिकल कैपेसिटी बढ़ती और सारा काम हम कर सकते। ठीक, अब एक बार सीलिंग यहाँ 2.5 लाख बना दी तो उसे कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि देयर विल बी पॉलिटिकल इंप्लीकेशन, वोट बैंक एंड सो ऑन। इसलिए सर्वे ने ये बोला खैर अभी 2.5 लाख है तो 2.5 लाख ही रहने दो, बट इसको ऊपर मत ले जाना, 3 लाख मत कर देना। और सरकार ने ये बात मानी है। 2016 के बजट में टैक्स सीलिंग को बढ़ाया नहीं गया है, वो पिछले साल जितना था उतना ही, कि टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो इनकम टैक्स भरना है। स्वाभाविक, इससे अब फायदा कैसे? अपने को डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब अगले साल कुछ और नौजवान कॉलेज पास करके आएंगे इन द इकोनॉमी लेबर मार्केट, उनमें से जितने जितने लोग आएंगे तो उतना अपना टैक्स बेस बढ़ता जाएगा। अब ये भी सवाल होता है कि तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि 50,000 से ऊपर सभी लोग पे आप इनकम टैक्स डाल दो? ऐसा इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिया है। कैनन मतलब तोप नहीं, सिद्धांत। उसमें से सिद्धांत एक ऐसा है कि टैक्स का एक्सपेंडिचर वो ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए, टैक्स कलेक्शन महंगा नहीं हो जाना चाहिए। अगर हम 50,000 वाला क्राइटेरिया रखे तो हमने बहुत सारे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, पूरा सर्वर ऑफिस, पूरा तामझाम करना पड़ेगा इतने सारे लोगों पे वॉच रखने के लिए, राइट? इसलिए एक हद से नीचे भी नहीं जा सकते, बट हाँ अब जितना है उससे ऊपर भी मत जाना, ऐसा सर्वे ने बोला, सरकार ने मान लिया। दूसरी बात, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए लीकेज को कम करो। लीकेज कैसे होता है? पहला लीकेज है करप्शन। करप्शन होगा तो ब्लैक मनी होगा, और ब्लैक मनी होगा तो सरकार को उससे टैक्स में आमदनी नहीं होगी। तो सरकार ने बोला हाँ इसकी हम दवाई कुछ करेंगे। एक रास्ता ऐसा सोचा कि अगर करप्शन से लड़ना है तो ह्यूमन इंटरफेस हम कम करा दें। उसके लिए एक काम सरकार ने बजट में ये बोला कि हम एक पैनल बनाएंगे जिसकी मदद से केंद्र सरकार और सभी सरकारी निगमों में वी विल स्ट्रीमलाइन द मैन पावर। जहां कम जरूरत होगी वहां उतनी पोस्ट एबॉलिश कर देंगे एंड सो ऑन, ताकि और वो सारा काम फिर क्या होगा, आईसीटी ई गवर्नेंस को आप फॉलो अप कर दो और उतने जितने आदमी कम होंगे उतना करप्शन कम होगा। एक बात। दूसरा, लीकेज तब होता है जब अमीर लोगों को, अपर मिडिल क्लास को भी सब्सिडी का कुछ पैसा जाता हो। यहां पर सर्वे ने ऑब्जर्व किया कि पीपीएफ, ईपीएफ, इन सभी स्कीम में अमीर लोग भी उसका मजा ले रहे हैं, उससे उनको टैक्स एग्जेम्पशन वगैरह मिलते हैं, तो उसे भी, वो लीकेज को हमने कम करना चाहिए। सरकार ने वो भी बात मानी कि हाँ ये ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड के अंदर ओनली 40% ऑफ द विड्रॉवल विल बी एग्जेम्प्ट, मतलब बाकी का 60% उस पर हम टैक्स डालेंगे। लेकिन फिर जनता ने धमाल किया तो वो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन हाँ ये भी एक कोशिश हुई थी। नेक्स्ट, सब्सिडी का ये लीकेज कम करना है तो ऑलरेडी वी नो कि एलपीजी के अंदर पहल स्कीम थी, वहां बजट में ये बोला गया कि जिस भी घर के अंदर पति या पत्नी की टैक्सेबल इनकम 10 लाख से ज्यादा होगी उनको हम डायरेक्ट बेनिफिट में एलपीजी का पैसा नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली वो लीकेज कम हो गया। उसी प्रकार फर्टिलाइजर में भी हम अब सब्सिडी में कुछ जिलों के अंदर प्रयत्न करेंगे डायरेक्ट बेनिफिट की, किसान के खाते में जमा हो जाए और वो मन चाह अपना फर्टिलाइजर पसंद कर सके। तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग द सब्सिडी लीकेज। थर्ड, अलग अलग प्रकार के आपको टैक्स एग्जेम्पशन, डिडक्शन दिए जाएंगे, उसको भी कम करने की आवश्यकता है। तो सरकार ने वहां पर भी ये सोचा है कि कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से कम करके 25% तक लेके आएंगे, बट उसके साथ साथ दूसरे बहुत सारे एग्जेम्पशन, डिडक्शन वो हम कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी में पैसा ज्यादा मिलेगा। ओके, तो पहला रिफॉर्म ये कि सीलिंग बढ़ाना मत, सरकार ने मान लिया 2.5 लाख वाला, समझ गए। दूसरा कि लीकेज कम करो, तो हाँ करप्शन, सब्सिडी, एग्जेम्पशन वहां पर भी सरकार ने बोला कुछ कुछ काम करेंगे। तीसरी बात, वी नीड टू बिल्ड अ रोबस्ट प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम। प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम वो पूरा हाथ में आएगा राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटी के। प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम अगर अच्छा हो तो फायदे क्या होंगे? सर्वे बोलता है इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब अमीर आदमी होगा उसके माथे ज्यादा टैक्स जाएगा, तो यहां पर भी आपके पास बड़ा बंगला हवेली है तो ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, तो इट इज प्रोग्रेसिव। सेकंड बेनिफिट, इट इज डिफिकल्ट टू इवेंट। अगर पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और वो सब ट्रांसपेरेंट किया जाए तो हम प्रॉपर्टी टैक्स को अवॉइड नहीं कर सकते। हवेली है वो तो जहां पर है वहीं रहेगी, इट इज अ नॉन मोबाइल गुड, राइट? तो ये उसका फायदा है। और जैसे जैसे आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते जाएंगे, प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन में कमी आएगी। समझते हैं, आलोकनाथ के पहले से एक हवेली हो लेकिन वो जाके दूसरी हवेली और खरीदे,
क्यों? फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो ऐसे लोग जब गेम में आएंगे जिनको रहना नहीं है बट स्पेकुलेशन के वास्ते मकान खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी रेट्स में बढ़ोतरी आएगी। मेरे और आपके जैसे लोगों को मकान महंगा मिलेगा। लेकिन जब टैक्स भी उतना उतना बढ़ाते जाएंगे आप, तो ऑब्वियसली स्पेकुलेशन बढ़े, वो गिनती मारेंगे बेटर कि मैं कहीं और जाके इन्वेस्ट करूं। तो इट विल एक्ट एज अ सैंड इन द व्हील्स ऑफ प्रॉपर्टी स्पेकुलेशन। और ये प्रॉपर्टी के दाम रियल एस्टेट में कितना महंगाई कमी आई उसका काम कौन देखता है? नेशनल हाउसिंग बैंक और उसका हाउसिंग इंडेक्स। ठीक। एंड थर्ड, प्रॉपर्टी टैक्स में जितना ज्यादा पैसा आएगा तो ऑब्वियसली लोकल फाइनेंस बढ़ेगा, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में हम अच्छा काम कर सकते हैं। खैर, अब क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का मामला वो राज्य सरकार और लोकल बॉडीज ने देखना है, तो बजट में केंद्र सरकार कुछ बोल नहीं सकती। लेकिन केंद्र सरकार की ये भी मंशा है हाउसिंग फॉर ऑल बाय द ईयर 2022। तो उसके लिए फायदे कुछ दिए गए हैं कि आप पहली बार मकान खरीदेंगे तो उस पे जो होम लोन है उसमें हम आपको कुछ ये टैक्स में आपको डिडक्शन देंगे। सेम वे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर वो मकान बना रहा है फॉर द लोअर इनकम ग्रुप्स, तो उनको भी टैक्स में हम फायदा दिलाएंगे वगैरह। ठीक। अब उसके पैरेलल 14 फाइनेंस कमीशन भी ऐसा ही कुछ बोल के गया था कि हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स में सुधार की आवश्यकता है। जैसे जैसे डेवलपमेंट इन्फ्लेशन बढ़े आप प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाते रहो, हर 4-5 साल में उसका असेसमेंट कराओ, और जो भी प्रॉपर्टी टैक्स इवेट करता है उस पर आप ज्यादा पनिशमेंट करो। इन सबका फायदा क्या है? फिजिकल कैपेसिटी बढ़े, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सके। अब 14 फाइनेंस कमीशन बाकी की थियरी आप देख लेना L4P7 वीडियो में। ठीक। सवाल, जीएसटी लाने से क्या फिजिकल कैपेसिटी बढ़ेगा? यस, फिजिकल कैपेसिटी बढ़ेगा। और जीएसटी का सेल्फ स्टडी आप L4P8 में देख लेना क्या था। सर्वे ये बोलता है हाँ, जीएसटी आने से बेनिफिट भी होगा, फिजिकल कैपेसिटी भी बढ़ेगा, बट उससे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में उतना लाभ अपने को नहीं मिलेगा। रीजन, जीएसटी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। आपको ज्यादा चुभेगा कब? जब डायरेक्ट टैक्स में कुछ बढ़ोतरी की जाएगी, तो वो सास ननद जेठानी की तरह सिटीजन पूरा समय टोकते रहेंगे सरकार को। अब सरकार 5 साल के लिए तो कुछ करना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट 20 साल के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी वहां पे आएगी। लेकिन जीएसटी लाने से फिजिकल कैपेसिटी, सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, बट हमको नहीं लगता कि उससे डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में उतना सुधार आए। 2016 में मूडीज रिपोर्ट भी आई कि जीएसटी लागू करना जरा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि केंद्र सरकार की राज्यसभा में बहुमति नहीं है। खैर, अब आगे जो होगा वो देखा जाएगा। और बात, फिजिकल कैपेसिटी क्या है, बढ़ाना है, समझ गए। 3 प्रकार के रिफॉर्म सर्वे बोल के गया। एक की भाई अपना 2.5 लाख वाला सीलिंग, दूसरा की लीकेज कम करो, तीसरा की प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम होना चाहिए रोबस्ट। पैरेलल टू दैट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कमीशन TARC, ये भी कुछ 2 नई बॉडीज का गठन करो ऐसा बोल के गए। एक था TPRU और दूसरा TPC। ये क्या है समझते हैं। TPRU मतलब टैक्स पॉलिसी रिसर्च यूनिट। ये क्या काम करेंगे? टैक्सेशन के अंदर और आगे क्या सुधार की आवश्यकता है, इवेजन अवॉइडेंस कैसे कम करे, टैक्स बेस कैसे बढ़ाए, रेवेन्यू कलेक्शन कैसे इंप्रूव करे, वो सारा काम उसका रिसर्च करेंगे कौन? TPRU वाले। और इनको किन मुद्दों पे स्टडी करना है वो मुद्दे उनको देंगे CBDT और CBEC बोर्ड वाले। ठीक। वो पॉलिसी पेपर्स अपने बनाएंगे, उसे इश्यू करेंगे, डिस्कशन, और वो सारे जो भी पॉलिसी पेपर जाएंगे वो किसको जाएंगे? TPC को। TPC मतलब टैक्स पॉलिसी काउंसिल। वो लोग यहाँ पर से जो अपना रिसर्च इनपुट आया उसे फॉलो अप करेंगे कि उसकी मदद से टैक्स पॉलिसी हम कैसे इंप्रूव करें। दिस टैक्स काउंसिल विल बी एडवाइजरी इन नेचर। तो फंक्शन क्या है हमको पता चल गया। अभी यहाँ पर मेंबरशिप क्या है? तो ये रिसर्च वाले यूनिट में ऑब्वियसली रिसर्च करना है तो अपने को ब्यूरोक्रेट्स चाहिए, अपने को इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, उस प्रकार के लोग होंगे। तो कौन होंगे आप घर पे देख लेना। और पॉलिसी काउंसिल है तो ऑब्वियसली काउंसिल में कौन होगा? पॉलिसी टाइप का मिनिस्टर होगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर और वहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो होंगे नीति आयोग के डेप्यूटी चेयरमैन और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर और दूसरे लोग। ठीक। तो ये मेंबरशिप में इसका एक घर पे देख लेना, कुछ MCQ निकल सकता है। याद ये रखना है कि इसको रेकमेंड किसने किया? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म काउंसिल ने। ठीक। वापस आते हैं सर्वे का वॉल्यूम 1। वहां पर वो बहुत सारी चीज सजेस्ट करते हैं, उनमें से कुछ चीजें सरकार मान के लागू करती है। तो हमने पढ़ा क्या अब तक कि भाई डेमोक्रेसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, टैक्सेशन इज एन इकोनॉमिक ग्लू। उसको हमने मजबूत करना है। 3 रिफॉर्म्स हो जाए कि एक तो भाई आप स्लैब 2.5 लाख वाला उसको बढ़ाना मत, लीकेज आपने कम करना, प्रॉपर्टी टैक्स रिजिम को और रोबस्ट करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर सरकार, अगर केंद्र सरकार चाहती तो वो वेल्थ टैक्स वापस लाके कुछ दवाई कर सकती थी, लेकिन 2015 के बजट के अंदर वेल्थ टैक्स को एबोलिश कर दिया और वापस उसे लाने का इस बार कुछ जाहिरात नहीं हुआ है। एंड फॉर जीएसटी आने से पैसा तो अपना बढ़ेगा बट डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी में उतना लाभ नहीं करेगा। एंड लास्टली TARC ने 2 यूनिट नए बनाने को बोला। एक था अपना रिसर्च यूनिट और दूसरा पॉलिसी यूनिट। तो वो हमने बना दिया, ये काम किया। मतलब बहुत सारे सुझाव और भी दिए थे, सभी नहीं, सम ऑफ द सजेशंस वेर एक्सेप्टेड। व्हाई? क्योंकि
डेमोक्रेसी में सारी चीज लागू करना भी आसान नहीं है। ठीक, तो हमने ये टैक्स, रिसोर्सिस, फिजिकल कैपेसिटी उसको बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, ये बातें समझ ली। इसलिए अपना ये वॉल्यूम 1 और उसका चैप्टर 7 फिजिकल कैपेसिटी फॉर 21st सेंचुरी, ये मुद्दा खत्म हमेशा के लिए।